सुप्रभात बालकों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास एवं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आपको हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना तुरंत मिल सके। तो हम आज बात कर रहे हैं विसर्ग संधि के बारे में। उससे पहले वाले वीडियो में हमने व्यंजन संधि के बारे में बात की थी और उसके साथ साथ विसर्ग संधि की परिभाषा और उनके प्रकारों के बारे में आपको बताया था। तो चलिए बालकों, हम आपको ले चलते हैं विसर्ग संधि के बारे में। आज हम विसर्ग संधि के बारे में प्रकाश डालेंगे। तो देखिए, उस दिन हमने आपको बताया था कि विसर्ग, जो ये विसर्ग है, विसर्ग पर किसी प्रकार का यदि कोई परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसमें मैंने आपको रुत्व है, उत्व है, विसर्ग से लोप है, रेप है, इस प्रकार के मैंने आपको बताए थे। आज हम आपको जो आपके पाठ्यक्रम के अंदर जो भी संधि आई हुई है, विसर्ग संधि के जितने प्रकार हैं आपके पाठ्यक्रम में कितने हैं, कक्षा दसम के लिए, वो हम आपको पढ़ाते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं विसर्ग संधि। देखिए, सूत्र है वा सरी अथवा विसर्ग के बाद, विसर्ग के सरी परे विसर्ग से विसर्गवाचा। यदि विसर्ग के बाद सरी यानी स विसर्ग के बाद, देखिए ये विसर्ग है, प्रथम पद्यांत में विसर्ग होगा और उसके बाद स आता है, तो इस विसर्ग के स्थान पर, ध्यान से सुनना, इस विसर्ग के स्थान पर विकल्प के रूप में, मैंने उससे पहले वाले, इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में आपको कहा था कि विकल्प का अर्थ होता है एक बार होता है, दोबारा नहीं भी होता है, ये विकल्प का रूप। तो विकल्प के रूप में वापिस विसर्ग का ही आदेश होता है, ये ध्यान रखना। सरी परे विसर्ग से विसर्गोवाचाट, यदि विसर्ग के बाद स हो तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प के रूप में विसर्ग का आदेश होता है। देखिए, इसकी परिभाषा हिंदी के अंदर पढ़ते हैं। यदि विसर्ग के बाद स हो तो विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर बालकों? विसर्ग के स्थान पर विकल्प के रूप में, यहाँ विशेष ध्यान देना, विकल्प के रूप में किसका आदेश होता है? विसर्ग का ही आदेश होता है। इसका विशेष ध्यान रखना। हम उदाहरण की तरफ देखते हैं। उदाहरण है अपना हरि। उदाहरण क्या है? हरि प्लस सेते। अब विसर्ग ये है, विसर्ग के बाद क्या आया है? स आया है। विसर्ग के बाद क्या आया है? स आया है। तो इस विसर्ग के स्थान पर वापिस क्या हो गया? विसर्ग का ही आदेश हो गया। लेकिन हमने जब दोबारा और किया तो इस विसर्ग का आदेश नहीं भी हुआ, क्योंकि ये जो आदेश हुआ है ये विकल्प के रूप में है। किसके रूप में है? विकल्प के रूप में। इसको हरिस सेते भी कह सकते हैं, हरिस सेते भी कह सकते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। नृपः शब्द क्या है? नृपः, यहाँ क्या है? विसर्ग है और आगे क्या है? स है। देखो, सरी का क्या है? स है। तो इस विसर्ग के स्थान पर वापिस किसका आदेश हुआ है? विसर्ग का ही आदेश हुआ है, लेकिन विकल्प के रूप में दोबारा वापिस स भी आ सकता है। तो आपको शायद विसर्ग संधि पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी कि विसर्ग संधि के अंदर विसर्ग के बाद यदि सरी हो अर्थात स हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग का ही आदेश होता है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। अब दूसरी हम संधि पढ़ते हैं उत्व संधि। क्या है? देखिए, उत्व के अंदर क्या है? ये उ है, ध्यान से सुनना, उ है। इसका सूत्र है अतो रोलुक्ता दरुक्ते, अतो रोलुक्ता दरुक्ते, अर्थात
यहाँ देखिए एक रो बन रहा है, यहाँ इसका अर्थ है अलुप्त, जो मतलब उसके अंदर आपको इस विसर्ग के बाद जो पहले वाला अ है उसमें आपको रू होना चाहिए, वो अलुप्त है, जिसके कारण परस से परे रोन हो जाता है, इसलिए ये उत्व संधि है अर्थात उत्व का रूप है। अब देखिए हम इसको एक कोष्टक के रूप में आपको मैंने सामने परिभाषित किया है, इसको थोड़ा सा ध्यान में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यदि विसर्ग के पहले अकार हो, विसर्ग है ये और विसर्ग से पहले क्या है, यहाँ ध्यान देना, मुख्य चीज यहाँ ध्यान देना, विसर्ग से पहले अकार हो तो इस विसर्ग का उ हो जाता है। पहला स्टेप तो ये है, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, अकार, तो इस विसर्ग का उ हो जाता है। और अब उ मिलकर के देखो गुण संधि आपने पढ़ी होगी, गुण संधि के अंदर यदि अ आ के बाद ई उ हो तो गुण संधि होती है, अ के बाद ई का ए हो जाता है, उ का ओ हो जाता है, तो इस उ और अ का क्या हो गया, ओ हो गया। अब दूसरा स्टेप ये है कि बाद में आने वाले अ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। समझ में आई बात? इसको हम हिंदी के रूप में परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं कि यदि विसर्ग के पहले, देखो विसर्ग के पहले अकार होना जरूरी, तब इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। जब अ उ का गुण होगा, अ उ का गुण होगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि अ उ से जब गुण होकर ओ हो जाता है, ओ का आदेश हो जाता है, और आगे वाले अ के स्थान पर, ये दूसरा स्टेप, आगे वाले अ के स्थान पर अवग्रह का निशान हो जाता है। ये समझी, ये उत्तर संधि समझ में आ गई। यदि विसर्ग के पहले अ हो, ध्यान से सुनना, मैं संपूर्ण परिभाषा आपको दोबारा बता रहा हूँ, विसर्ग से पहले अकार अ हो तो उस विसर्ग का उ हो जाता है। अब अ और उ ये दोनों, इनका जब गुण होगा, मतलब गुण संधि होगी तो इसका ओ हो जाएगा, अर्थात इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उसके बाद में आने वाले अ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। उदाहरण से हम इसको समझते हैं। कह, यहाँ क्या आया हुआ है, विसर्ग आया हुआ है, और विसर्ग से पहले इसमें क्या है, अ है, तो ये अ तो इस विसर्ग का उ हो गया, मतलब नियम के तहत उत्तर संधि के अंदर क्या हो गया, उ हो गया। अब इस उ और अ जब गुण संधि होगी तो ये हो जाएगा ओ, मतलब ये हो गया ओ। अब आइए समझ में, और आगे ये अ है, इस अ का अवग्रह हो जाएगा, मतलब ये हो गया ओ अपी, क्या हो गया है को, ओ अपी। यदि इसी का दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, रामः, उदाहरण क्या है, रामः। अब विसर्ग से पहले क्या है, अ है, अ और उ का गुण होकर के क्या बन गया, ओ, मतलब ये तो हो गया रामो। ये तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि सामने आने वाले अ के स्थान पर इसका निशान हो जाता है, इस अवग्रह का निशान हो जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो अब ये जो सब मूल रूप से शब्द बन गया, वो बन गया रामो अयम। क्या बन गया, रामो अयम। अच्छा, अब हम उत्तर संधि के बाद दूसरे की बात करते हैं, मतलब उसको आप रुद्र संधि भी कहते हैं। ये उत्तर संधि का भाग सेकेंड है। इसमें क्या परिवर्तन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका जो सूत्र है वो है हरि हसी च, हसी च। हसी क्या है, एक प्रत्यय है, और इसके अंदर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अ, ये, व, र और ल। ठीक, देखिए मैंने आपको यहाँ भी लिखा है तीसरा, चौथा, पांचवा, अ, ये, व, र, ल, ये वर्ण आते हैं। इसमें हसी प्रत्यय, हस प्रत्यय के अंदर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अ, ये, व, र, ल। ये तो आपको देखनी जरूरी है क्योंकि कौन सा प्रत्यय लगा है। अब मैंने इसको थोड़ा पोस्टर के माध्यम से आपके सामने पेश किया है। यहाँ तक तो सूत्र वही है जो हमने उत्तर संधि के अंदर पहले भाग में पढ़ा है। क्या है कि विसर्ग से पहले अ हो तो इसका उ हो जाएगा, अ उ मिलकर के ओ हो जाएगा। लेकिन
यदि आगे इसमें अ न होकर के ये वर्ण होकर के तीसरा चौथा पांचवा तो सेम रहेगा। देखिए कि अ उ ओ हो गया और आगे वाला ये हस प्रत्याय जिसके अंदर तीसरा चौथा पांचवा ये ल हो तो उसका ओ ही रहेगा, मतलब इसका ओ रहेगा। अब उसके अंदर क्या था, इस अ का अवग्रह हो जाता था, बस फर्क इतना ही। यहाँ अ था तो अवग्रह हो जाता था, वहाँ हस प्रत्यय है इसलिए केवल विसर्ग का ही ओ हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे देखिए उदाहरण आपके सामने मन, मनः धन धर, इस विसर्ग के पहले क्या है, अ है और ये विसर्ग है, तो इस विसर्ग का उ हो गया, अ और मिलकर के ओ बन गया, ये मनो हो गया। अब हर है, ये हर आ गया, मतलब मनोहरः, क्या हो गया, मनोहरः। यस धन दा, यस विसर्ग है, यहाँ अकार है, इसका विसर्ग का उ और अ मिलकर के ओ हो गया, मतलब यशो हो गया, और बाद वाला शब्द दा तो ये हो गया यशोदा। आई बात समझ में? तो इसका ध्यान रखना। अब मैं इन दोनों में फर्क क्या ये बता देता हूँ। इसमें विसर्ग के बाद अ आ रहा था इसलिए अवग्रह हो रहा था, इसके बाद हस प्रत्यय आ रहा है तो केवल इसका ही ओ हो रहा है, आगे अवग्रह नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे बोर्ड का। हाँ, तो बालकों पहले अपने आपके पाठ्यक्रम की विसर्ग संधि, उत्तर संधि भाग फर्स्ट और उत्तर संधि भाग सेकंड, यही वापिस रुत्व संधि भी इसको कह सकते हो। तो बिल्कुल सरल है, इसके अंदर विसर्ग का विसर्ग की आदेश होगा जब बाद में सरी है ना, स हो, ठीक है। और दूसरा है उत्तर संधि अ उ मिलकर के ओ और आगे वाले अ का अवग्रह, अ का अवग्रह। और उत्तर संधि का भाग सेकंड जिसके अंदर विसर्ग के पहले अ और बाद में हस प्रत्यय हो। देखो प्रत्याहार याद रखना, प्रत्याहार के अंदर आने वाले वर्णों का ध्यान रखना। प्रत्याहार में दूसरे वर्ण को देखो, हस प्रत्याहार में ये वर्ण है, उसका विशेष ध्यान रखना है आपको। तो आपको इनके 5 उदाहरण लेने हैं, आपको 5 उदाहरण विसर्ग संधि के, 5 उदाहरण आपको उत्तर संधि भाग फर्स्ट के और 5 उदाहरण ये रुत्व संधि या उत्तर संधि भाग सेकंड के उदाहरण आपको 5 अभ्यास के तौर पे लिखना है। आप मुझे आशा है कि आप हमेशा इसका अभ्यास करते होंगे और करना भी है। किसी प्रकार में बिना अभ्यास के किसी भी प्रकार की कोई सफलता हमें प्राप्त नहीं होती है। करत करत अभ्यास जन्मति हो तो सुजान, रसरी आवत जावत शील पर करत निशान। बार बार अभ्यास करने से हम किसी भी प्रकार की सफलता को बहुत व्यस्त ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बालकों, आप फिलहाल घर बैठे हैं और घर बैठे आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य आपको भूलना नहीं है। किसी भी प्रकार की आपत्ति आ जाए लेकिन अपना जो लक्ष्य है, लक्ष्य किसी भी प्रकार से नहीं भूलना है। लक्ष्य ना ओझल होने दे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। तो इसलिए आप कठिन परिस्थिति में भी आप पढ़ते रहिए और यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप पर्सनल मैसेज के द्वारा मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप पढ़ें और खूब आगे बढ़ें।